Welcome back to KG Online Platform. Myself Gunjan here, and today we are going to give a mock test unit number 13, that is the method in biology. So उसमें कुछ important questions है जो हम देखेंगे, और ये जो questions है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पूरे वीडियो बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए एंड ट्राई कीजिए कि आप कुछ क्वेश्चंस को आप अपने आप खुद सॉल्व करें। तो ये जो क्वेश्चंस है यूनिट नंबर 30 मेथड इन बायोलॉजी से है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर कि इससे कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्टडी of enzyme kinetics, a researcher measured the initial velocity, that is V0, at various substrate concentration. और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एन एंजाइम इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एन इनहिबिटर। और ये जो रिसर्च हो रहा है और इसकी एक्टिविटी को मेजर किया जा रहा है, वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है और एब्सेंस में हो रहा है। द लाइन वेयर वर्क प्लॉट सो लाइन दैट इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस। और इसमें यह देखा गया है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को वाई एक्सिस पे करती है। सो व्हाट टाइप ऑफ इनहिबिटर इज द मोस्ट लाइकली टू बी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इनहिबिटर यहाँ हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि Vmax चेंज हो रहा है, बट सबस्ट्रेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए है कंपिटिटिव इनहिबिटर, ऑप्शन बी है नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर, ऑप्शन सी है अनकंपिटिटिव इनहिबिटर एंड ऑप्शन डी है मिक्स इनहिबिटर। तो कंपिटिटिव इनहिबिटर में जो होता है उसका जो इंटरसेक्शन होता है वाई एक्सिस होता है और वहाँ पे Vmax सेम रहता है, लेकिन जो Km वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, यानी वो चेंज होती रहती है। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, दैट इज द कंपिटिटिव इनहिबिटर। और इंटरसेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है Vmax सेम होगा और Km क्या होगा? बदलता रहेगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंपिटिटिव इनहिबिटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, that is the competitive inhibitor. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है, during RNA replication in E. coli, which of the following enzyme is responsible for removing the RNA primer and filling the gap with DNA? यहाँ पे जब आप क्वेश्चन जो है, जब E. coli में रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें कौन सा ऐसा प्राइमर है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और गैप जो डीएनए के बीच में जो गैप होता है उसको फिलफिल करता है। सो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ऑप्शन बी है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ऑप्शन सी है प्राइमेज एंड ऑप्शन डी है डीएनए लाइगेज। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, दैट इज करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इसका जो डायरेक्शन होता है 5 to 3 डायरेक्शन होता है, दैट इज द एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को रिमूव करता है एंड आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को फिलफिल करता है। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अ प्लांट म्यूटेंट शो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस अंडर द लो लाइट बट फॉल टू ग्रो अंडर द हाई लाइट इंटेंसिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक प्लांट है और प्लांट जो म्यूटेट हो चुका है वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में नॉर्मल फोटोसिंथेसिस शो करता है जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है तो वो वहाँ पे ग्रो करना फेल कर देता है। सो व्हाट मोस्ट लाइकली टू डिफेक्ट इन। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा डिफेक्ट है, यानी म्यूटेशन हुआ है तो कौन सा। ऑप्शन ए है फोटोसिस्टम फर्स्ट, ऑप्शन बी है फोटोसिस्टम सेकेंड, ऑप्शन सी है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फोल्ड एंड ऑप्शन डी है नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, दैट इज द नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। और ये करता है कि जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फोटो डैमेज अंडर द हाई लाइट बाय डिसिपेटिंग द एक्सेस एनर्जी एज हीट। ये जब हाई लाइट होता है उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्ट करता है और वहाँ पे ये एक्सेस एनर्जी एज ए हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, नॉन फोटिकल क्विंचिंग, दैट इज द एनपीक्यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्ट ऑफ द हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम
Which of the following condition would not affect allele frequency in an ideal population? हर्डे-विंगर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो एलील फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करता है? ऑप्शन ए है नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी है रैंडम मैटिंग एंड ऑप्शन डी है जीन फ्लो। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द रैंडम मैटिंग। सो रैंडम मैटिंग में जो होता है अकॉर्डिंग टू हर्डे-विंगर इक्विलिब्रियम, वहाँ पे रैंडम मैटिंग जो होता है वो जीन के फ्रीक्वेंसी को जीन एलील फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करता है बाकी, लेकिन ये क्या करता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। वहाँ पे एलील में कोई चेंजेस नहीं होते हैं रैंडम मैटिंग के द्वारा, बट जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है जेनेटिक जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर ट्रीट सेल विथ अ ड्रग दैट स्पेसिफिकली डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स। एक रिसर्चर जो है एक रिसर्च करते हुए उसमें वो माइक्रोट्यूबुल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है एक ड्रग के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस वुड बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा सेलुलर प्रोसेस जो है डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी है डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी है क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस एंड ऑप्शन डी है लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। So chromosome segregation during mitosis, microtubule form the mitotic spindle that separate the chromosome. ये क्रोमोसोम को क्या करता है सेपरेट करता है, तो उस समय ये प्रॉब्लम होती है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज इनकरेक्ट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ऑप्शन ए दिया है दे हैव 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, सही है। ऑप्शन बी है दे एक्टिवेट ट्राइमेरिक जी प्रोटीन बाय प्रोमोटिंग जीटीपेज एक्टिविटी, ये भी सही है। ऑप्शन सी है द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन ऑलवेज एक्टिवेट एडेनाइल साइक्लेज एंड ऑप्शन डी है दे आर टारगेट फॉर मेनी थेरापेटिक ड्रग्स। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज दिया है, यहाँ पे एक्टिवेट करता है लेकिन हमेशा नहीं। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन ऑलवेज एक्टिवेट द एडेनाइल साइक्लेज, दैट इज द इनकरेक्ट। अल्फा सब यूनिट कैन बी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी, ये स्टिमुलेटरी हो सकता है और इनहिबिटरी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन शो 99% इंसिडेंस ऑफ रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर that is A, assuming Herde-Wingber equilibrium, what is the frequency of heterozygous carrier in this population? अब यहाँ पे कह रहा है कि heterozygous carrier का population क्या हो सकता है according to Herde-Wingber equilibrium. So ऑप्शन ए है 0.09, ऑप्शन बी है 0.21, ऑप्शन सी है 0.42 एंड ऑप्शन डी है 0.49. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द 0.42. तो आप यहाँ पे Q जो है दिया है 0.9, तो Q स्क्वायर 0.9 है तो Q कितना होगा 0.3 हो जाएगा, और P इक्वल टू 0.7 होगा, क्योंकि आप इसमें से माइनस कीजिएगा 9 में से, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा 0.7। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी के फार्मूला पे रखने पे 2pq के फॉर्म में, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.42 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ए और बी, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट द इनिशियल कार्बन फिक्सेशन अकर इन मेसोफिल सेल वेयर फॉस्फोइनाइल पाइरुवेट इज कार्बोक्सिलेटेड बाय PEP कार्बोक्सिलेज टू फॉर्म। कार्बोक्सिलेज क्या बनाता है? ऑप्शन ए है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ऑप्शन बी है ऑक्जेलो एसीटेट, ऑप्शन सी है मेलेट एंड ऑप्शन डी है पाइरुवेट। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द ऑक्जेलो एसीटेट। जब इसका कन्वर्जन होता है तो क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। सो फॉस्फोइनाइल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज फिक्स CO2 टू PEP फॉर्मिंग द ऑक्जेलो एसीटेट इन मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में ऑक्जेलो एसीटेट बनता है किसके द्वारा? PEP के द्वारा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब CO2 के साथ फिक्स किया जाता है। So, आई होप जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सेल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द एंटीजन टू टी हेल्पर टी सेल बाय MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि कौन सा इम्यून सेल है जो
MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए एज एंटीजन के फॉर्म में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है साइटोटॉक्सिक टी सेल, ऑप्शन बी है नेचुरल किलर सेल, ऑप्शन सी है मैक्रोफेजेज एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मा सेल। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द मैक्रोफेजेज। सो मैक्रोफेजेज दैट इज द प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो MSC सेकेंड टू हेल्प टी सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द टाटा बॉक्स इज प्राइमरली रिकॉग्नाइज्ड बाय। जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो उस समय टाटा बॉक्स किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? ऑप्शन ए है RNA पॉलीमरेज सेकेंड, ऑप्शन बी है टिफ्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, ऑप्शन सी है सिग्मा फैक्टर एंड ऑप्शन डी है मीडिएटर कॉम्प्लेक्स। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द टिफ्ट। स्पेशली द TBA टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है इन द टाटा बॉक्स की। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है अ सिग्नल सीक्वेंसेज एट द एंड टर्मिनस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन डायरेक्टेड इनटू। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है पेरोक्सिसोम। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सिंगल सीक्वेंसेज टारगेट प्रोटीन टू ER फॉर द सेक्रेशन और मेम्ब्रेन इंसरेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम इफ द बायोमास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर इज 10,000 kilocalorie per m² per year and the ecological efficiency is 10%. What would be the approximate biomass soluble to tertiary consumer? So ऑप्शन दिया है 1000, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है 1 किलो कैलोरी पर ma² प्लस y/y²। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द 10 किलो कैलोरी पर m²/y², सॉरी ईयर। तो यहाँ पे आपको पता है प्रोड्यूसर 10,000 है, तो प्राइमरी में जब पहुंचेगा तो 1000 होगा, सेकेंडरी में 100 हो जाएगा, टर्सरी में जाते जाते इसका 10% बच जाता है, जो एटेड 10% इफिशिएंसी के फॉर्म में वर्ग है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल में जो है एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो कितना होता है, 10% होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन इफ टू प्रोटीन फिजिकली इंटरेक्ट इन ए लिविंग सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा टेक्निक सुटेबल होगा लिविंग सेल को डिटरमाइन करने के लिए टू प्रोटीन फिजिकली आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन बी है ईस्ट टू हाइब्रिड ऐसे, ऑप्शन सी है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग एंड ऑप्शन डी है इमासा इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द ईस्ट टू हाइब्रिड ऐसे। और ये स्पेसिफिकली प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन को आर्टिफिशियल वे में डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ईस्ट टू हाइब्रिड एसे का यूज जो होता है प्रोटीन इंटरेक्शन को देखने के लिए लिविंग सेल में किया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द फिनोमेना वेयर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन्वॉल्व इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई इज नोन एज। ऑप्शन ए है एटेन्यूएशन, ऑप्शन बी है कैटाबोलाइट प्रिपरेशन, ऑप्शन सी है इंडक्शन एंड ऑप्शन डी है फीडबैक इनहिबिशन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ग्लूकोज लोअर होता है, साइक्लिक एमपी जो होता है CAP एक्टिवेशन को लैकोप्रोन में क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और उस प्रोसेस को कैटाबोलाइट रिप्रेशन कहते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है इन ड्रोसोफिला द बाइक्वाइड प्रोटीन फॉर्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो। दिस इज एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए है सिनेक्टियल स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड ऑप्शन डी है मॉर्फोजन ग्रेडियंट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द मॉर्फोजन ग्रेडियंट। Bipart is a classical morphogen whose concentration gradient pattern to the embryo. So आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपके कमिंग एग्जाम CSIR नेट लाइफ साइंसेज दिसंबर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक मॉक सीरीज टेस्ट सीरीज और GRF एक्सप्रेस के फॉर्म में था। सो प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।